नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र प्रजापति आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज पिछले टॉपिक का ही अगला भाग लेके आया हूँ, मृदा अपरदन और कृषि। तो ये सारी जानकारियाँ जो हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इस वजह से आइए देखते हैं कि मृदा अपरदन के बारे में, कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन कैसे होता है, इसके कौन कौन से कारक हैं, कितने प्रकार के मृदा अपरदन है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मृदा अपरदन के बारे में जानते हैं कि मृदा अपरदन होता क्या है। मृदा अपरदन को इंग्लिश में सॉइल इरोजन बोलते हैं। जल, वायु एवं अन्य कारकों के साथ मृदा के कटने, बहने और उड़ने की क्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। लेकिन अगर मृदा अपरदन की बात करें समग्र रूप में, तो मृदा अपरदन कई कारकों के द्वारा होता है। जल के द्वारा, वायु के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा कई तरीके से मृदा अपरदन होता है। समुद्री जल के द्वारा भी होता है मृदा अपरदन। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के कारक की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यतः दो कारक जिम्मेदार हैं। पहला कारक कौन सा है? जलीय कारक। दूसरा कारक कौन सा है? वायु। तो जलीय कारक के द्वारा जो अपरदन होता है उसे जलीय अपरदन कहते हैं। वायु के द्वारा जो अपरदन होता है उसे वायु अपरदन कहते हैं। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष अपरदन के लिए, तो प्रतिवर्ष हजारों एकड़ भूमि अपरदित हो जाती है जल एवं वायु के द्वारा। लेकिन अगर इन दोनों में अगर बात किया जाए कि किसका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा प्रभाव जलीय अपरदन का ही होता है एज कम्पेयर टू वायु के द्वारा। तो वायु के द्वारा अपरदन कम होता है, जल के द्वारा अपरदन ज़्यादा होता है। अगर वायु के द्वारा अपरदन देखें तो ये गर्मियों के समय में होता है, जबकि जल के द्वारा अपरदन देखा जाए तो बरसात के समय मुख्यतः होता है। बाकी समय में भी इसका अपरदन होता रहता है। अगर जल के द्वारा अपरदन का प्रभाव देखें तो अधिकतम होता है। और कारण की बात करें कि इसका कारण क्या है, अपरदन के कौन कौन से कारण हैं, ये तो फैक्टर हो गए, ये रीज़न है। तो अगर फैक्टर की बात करें तो जल और वायु है, लेकिन रीज़न की बात करें, कारण की बात करें कि क्या क्या कारण है अपरदन का, एक है वनस्पति का अभाव। अगर वनस्पति नहीं होगी तो क्या होगा? मिट्टी को बांधे रखने के लिए वनस्पतियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। इस वजह से उसका कटना छटना पॉसिबल नहीं हो पाता अगर वनस्पति है तो। दूसरा क्या है? ढालदार स्थानों पर कृषि। अगर ज़्यादातर ढालदार पहाड़ी एरिया में अगर कृषि की जाती है, चाहे या फिर ऊंचे स्थान पर कृषि की जाती है, तो वो ढालदार होगा। तो वहाँ क्या होगा? अगर बरसात होती है, चाहे कृषि कार्य के लिए सिंचाई की जाती है, तो वो पानी का बहाव जो होगा वो मिट्टी को ढलान की वजह से, गुरुत्वाकर्षण कारण की वजह से अपने साथ मिट्टी को काट कर नीचे की तरफ बहाता ले जाएगा। ये भी एक कारण है। बिना सोचे समझे जुताई कर देना, ये हमें पता नहीं कि किस प्रकार की मिट्टी है, कितनी गहराई तक जोतना है, किस मौसम में जोतना है। अगर ये पता नहीं है और हम उसके विपरीत कार्य कर देते हैं जुताई का, तो भी मृदा अपरदन का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर अनियंत्रित वर्षा की बात करें तो ये भी अनियंत्रित वर्षा होने से क्या होता है? बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और मृदा अपरदन बड़े पैमाने पर होता है। बाढ़ के समय अगर खेत खाली है तो भी मृदा अपरदन अच्छे तेजी से होता है। वनों की अनियंत्रित कटाई से भी अगर वन कट जाएंगे तो मिट्टी के ऊपर जो वनस्पति के द्वारा बांधने की क्रिया होती थी मिट्टी को जड़ के द्वारा, वो क्रिया नहीं हो पाएगी। इस वजह से यहाँ पर भी अपरदन होगा। अनियंत्रित पशुचारण। अगर अनियंत्रित पशुचारण होगा तो क्या होगा? घास जो होते हैं या पेड़ पौधे जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे और पशुओं के खुर के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है। इस वजह से ये भी एक मृदा अपरदन का कारण है। भूमि की प्रकृति कैसी है? रेगिस्तानी है, कैसी है, बलुई है, या फिर आप काली मिट्टी देख लीजिए। इस टाइप की मिट्टियों में, अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में मृदा अपरदन के प्रभाव अलग अलग होते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात किया जाए कि किस किस प्रकार के मृदा अपरदन होते हैं, तो एक होता है वर्षा जल के द्वारा मृदा अपरदन। दूसरा होता है परत अपरदन, ठीक है। तीसरा होता है क्षुद्र सरिता अपरदन। चौथा अवनालिका अपरदन। पांचवा भूक्षरण अपरदन। और उसके बाद सरिता तट अपरदन। तो देखते हैं कि इसका प्रकार कैसे कैसे है, क्या क्या है इसमें, कैसे कैसे इसमें अपरदन की क्रिया होती है। तो जैसे वर्षा जल अपरदन है, तो अगर वर्षा होता है तो जब वर्षा की बूंदें
सतह के संपर्क में आती हैं तो वो जिस जगह पर संपर्क में आती हैं वहाँ से मिट्टी को काट कर अलग कर देती हैं सतह से। तो इस प्रकार के अपरदन को क्या कहेंगे? वर्षा जल अपरदन। परत अपरदन क्या कहते हैं कि जब धीरे धीरे किसी कृषि भूमि की ऊपरी परत, पतली पट्टी में एक ऊपरी परत जो उर्वर परत होती है, अगर वो परत धीरे धीरे लंबे समय में अपर्दित हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थापित हो जाती हैं अपर्दित होकर, तो ऐसे अपरदन को क्या बोलते हैं? परत अपरदन। ये जल के द्वारा या फिर वायु के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादातर जल के द्वारा ही होता है। ये धीरे धीरे होता है, इस वजह से किसान को पता नहीं चलता और खेत की उर्वर मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। अतः वह खेत ऊसर या बंजर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे वहाँ कृषि कार्य कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से इस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत के नाम से संज्ञा दी जाती है। किसान की मौत के नाम से इस प्रकार के अपरदन को संज्ञा दी जाती है। क्षुद्र सरिता क्षरण क्या है कि जब ढाल वाले एरिया पर, जो हल्का ढाल हो, वहाँ पर जब नदियाँ निकलती हैं, जैसे ये नदी है, इसकी बहुत सारी सरिताएं होंगी, पतली 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 धाराएं होंगी, तो वो धाराएं एक साथ मिलकर नदी का निर्माण करती। तो ये पतली पतली धाराएं जो हैं, अगर वो अपरदन क्रिया करती हैं ढाल नुमा स्लोप पे, तो वहाँ क्या होता है, ढाल पर जब अपरदन करती हैं, इस प्रकार के अपरदन को क्षुद्र सरिता अपरदन कहते हैं। इसमें नाली नुमा संरचना बनती है अपरदन के बाद, ठीक है। और नालिका अपरदन क्या होता है? क्षुद्र सरिता अपरदन का एक विस्तृत रूप है। जब अपरदन की क्रिया बड़े पैमाने पर हो और गहराई तक हो, चौड़ाई में हो, जल का प्रवाह उसमें ज़्यादा हो और यू या भी आकार की घाटी का निर्माण करें, ठीक है, छोटी मोटी गर्त का निर्माण करें, इस प्रकार की अपरदन को अवनालिका अपरदन कहते हैं, ठीक है। ये भी बाढ़ वगैरह के समय में ज़्यादातर होता है, क्योंकि बाढ़ के समय में जो नदी का जल होता है वो फैल जाता है। अब फैलने के बाद जिस ढाल वाले एरिया में जाता है वहाँ पर वो अपरदन की क्रिया करता है, इस वजह से इसे अवनालिका अपरदन करते हैं। ये ज़्यादातर यमुना और चंबल क्षेत्र में होता है। यमुना और चंबल क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ये यूपी का मैप है, तो ये यमुना ऐसे आई है, तो ये वाला क्षेत्र यमुना का, यहाँ चंबल आई है, तो ये वाला क्षेत्र पूरा, ठीक है। इसमें बुंदेलखंड का भी क्षेत्र आ जाएगा और यमुना का क्षेत्र आएगा, चंबल वाला तो बुंदेलखंड में आता ही है। ये क्षेत्र ज़्यादातर अवनालिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर मृदा अगर छटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है तो ये ज़्यादा उपजाऊ मृदा नहीं होती है, इस वजह से यहाँ कृषि कार्य भी अच्छे से हो नहीं पाता है, ठीक है। भूस्खलन क्षरण क्या होता है? जैसे पहाड़ी एरिया में मिट्टी का एकाएक खिसक कर नीचे आ जाना, ये क्या कहलाता है? भूस्खलन क्षरण। सरिता तट अपरदन, तो सरिता तट अपरदन का मतलब क्या है कि अगर सरिता किसको परिभाषित करता है, किसकी परिभाषी है? सरिता नदी की परिभाषी है। अगर नदी बहती है, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे नदी बह रही है, जहाँ जहाँ मोड़ है यहाँ पर नदी की जलधारा के द्वारा अपरदन क्रिया होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी और यहाँ पर ऐसे बढ़ती जाएगी, क्योंकि जल ऐसे जाएगा तो इसको काटते जाएगा, यहाँ पर काटते जाएगा, ठीक वैसे इधर भी काटते जाएगा। तो इस प्रकार के अपरदन को क्या बोलते हैं? सरिता तट अपरदन, ठीक है। तो ये तो हो गया जल के द्वारा अपरदन। अगर वायु के द्वारा देखा जाए तो प्रभाव इसका कम होता है, गर्मी के समय में ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी के समय में तेज़ हवाएं चलती हैं और वर्षा के न होने की वजह से धूल मिट्टी का जो बहाव होता है वो कमज़ोर हो जाता है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपरदित होकर चली जाती हैं। और इसको देखा जाए तो साउथ वेस्ट में, उत्तर प्रदेश के साउथ वेस्ट में ज़्यादा इसका प्रभाव होता है, क्योंकि ये रीजन क्या होता है, ये रीजन राजस्थान और हरियाणा से सटा हुआ है, जहाँ पर रेगिस्तानी मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए प्रतिवर्ष 3200 एकड़ भूमि का नाश होता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के पश्चिम और दक्षिणीय वाला क्षेत्र, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, दोनों को मिला के यहाँ वाला क्षेत्र क्या होगा कि यहाँ पर 3200 एकड़ भूमि का हर वर्ष नाश होता है।
यहाँ पर रेगिस्तानी मृदा का प्रभाव बढ़ते देखा जा रहा है, उसका परसेंटेज, क्योंकि इधर से जब हवाएं चलती हैं राजस्थान से, यहाँ राजस्थान में अगर राजस्थान से हवाएं चलती हैं तो क्या होता है कि ये इस क्षेत्र में मृदा, जो रेगिस्तानी मृदा है उसके प्रभाव को बढ़ाती जा रही है, उसके परसेंटेज को बढ़ाती जा रही है। ज़िले की बात करें तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इटावा ये सारी ज़िले हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा प्रभावी है। ठीक, अगर कृषि की बात करें तो देखा जाए कि कृषि में उत्तर प्रदेश जो है कृषि और पशुपालन में समृद्ध है, क्योंकि अगर कोई भी इंडेक्स निकालेंगे कृषि से संबंधित या पशुपालन से संबंधित तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे ज़्यादातर में आता है। ठीक है, उसको मैं पढ़ाऊंगा टेबल के फॉर्म में, आप लोग खुद देखेंगे। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो कार्यशील जनसंख्या जितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसमें से 59.3% लोग कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में संलग्न हैं। अगर इसको भी डिवाइड करें तो उसमें से 29% लोग क्या हैं, कृषक हैं, और 30.2% लोग क्या हैं, कृषि श्रमिक हैं। ठीक है, अगर कृषि को बांटा जाए कृषि जलवायु प्रदेश में तो देखा जाए कि कृषि जलवायु प्रदेश में बांटने के कौन कौन से कारक होते हैं। मृदा का प्रकार है, वर्षा है, तापमान है, जल है, मानव संसाधन है, ये सब कारक हैं। इन्हीं के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेशों में किसी भी क्षेत्र को बांटा जाता है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ 9 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। अब देखा जाए कौन कौन से प्रदेश हैं वो, एक तो है भाबर एवं तराई क्षेत्र, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भाबर एवं तराई क्षेत्र। तो इसमें जैसे जो हिमालयी क्षेत्र है उससे सटा हुआ क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश है, तो इधर हिमालय है, इससे सटा हुआ क्षेत्र जो है ये भाबर एवं तराई क्षेत्र है। यहाँ पर पतली पट्टी में भाबर क्षेत्र है और उसके बाद ये वाली पूरा तराई क्षेत्र है। पश्चिमी दूसरा क्या है, दूसरा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान यह मेरठ मंडल और आसपास के क्षेत्र। ठीक है, तीसरा क्या है, मध्य पश्चिमी मैदान। तो मध्य पश्चिमी मैदान ये वाला पोर्शन, इसमें बरेली, मुरादाबाद मंडल आता है। चौथा क्या है, दक्षिणी पश्चिमी शुष्क मैदान। दक्षिणी पश्चिमी शुष्क मैदान ये वाला पोर्शन जो राजस्थान से सटे हुए हैं, राजस्थान और हरियाणा से। इसमें कौन है, आगरा मंडल और उसके आसपास के क्षेत्र। मध्य मंडल में बात करें तो कानपुर और लखनऊ, यहाँ पे है कानपुर, ये कानपुर है, ये लखनऊ है। ठीक, अगर बुंदेलखंड प्रदेश की बात करें तो इसमें आता है झांसी चित्रकूट मंडल। ये झांसी हो गया, यहाँ पर ऐसे निकला हुआ, यहाँ झांसी हो गया, ये चित्रकूट हो गया। तो ये मंडल की बात कर रहा है, केवल एक जिला नहीं आएगा इसमें, मंडल में जितने जिले होंगे वो सारे शामिल होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब में। ठीक है, अगर उत्तर पूर्वी मैदान की बात करें तो गोरखपुर मंडल और गोंडा तक का क्षेत्र आता है। और पूर्वी मैदान की बात करें तो वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ ये सारे मंडल हैं। उसके बाद प्रयागराज मंडल के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। नौवा क्या है, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश में कौन है, मिर्जापुर, सोनभद्र और दक्षिणी प्रयागराज क्षेत्र। तो ये रहा आज का जो तथ्य इंफॉर्मेशन जो थे आज के, वो आज इतना ही, बाकी कल लेके आएंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।